सरकार महानगरों के नाम पे बहुत सी योजनाओं को देती है और छत्तीसगढ़ निसंदेह उससे वंचित है। मैं ये जरूर कहूंगा कि क्रमिक विकास के लिए सामान्य जन की जरूरत को ध्यान में रख करके और मजबूत योजना बने। सिर्फ दुर्ग शहर में चुनाव जीतने के लिए, रिसाली में चुनाव जीतने के लिए या भिलाई में चुनाव जीतने के लिए, भिलाई 3-14 में चुनाव जीतने के लिए छोटा सा जामुन, छोटा सा कुम्हारी, मतलब हम लोग कहीं न कहीं अपने आप को ठगा पाते हैं कि इनको साथ में मिला करके एक शानदार ढंग से योजना बना करके और हमको भी महानगरों की श्रेणी में लाके खड़ा करें ताकि हम सब अपने आप को परिपूर्ण पाए कि नहीं हम भी सही जगह के रहवासी हैं। जी जी, उमेश जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं राकेश जी की बातों से? देखिए, राकेश जी को काफी एक्सपीरियंस है। ये बात सही है कि लोकल जो लोग रहते हैं उनका ध्यान रखना जरूरी होता है और उसमें प्लानिंग की बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। ये तो मैं इनकी बातों पर सहमत हूँ और आजकल इसकी बड़ी पढ़ाई होती है, बड़ी प्लानिंग होती है कि कैसे डेवलपमेंट हो और उसके साथ हमारे जो ब्लॉकेज हैं वो फंड के हो जाते हैं। आप भी एग्री करेंगे इस चीज से कि डेवलपमेंट तो हर कोई चाहता है, बेहतर तरीके से चाहता है और हर आदमी अपने ढंग से सही प्रयास करता है। यही मेरा कहना। जी, उद्योग के बारे में भी बताइएगा आप, कल कैसा था, आज कैसी स्थिति है और क्या परिकल्पना करते हैं आगे? देखिए, पहले वक्त उद्योग जो हुआ करते थे वो लोकलाइज बेस्ड और इंटरप्रेन्योरशिप बेसिस पे जिनका फैमिली सपोर्ट है वो ही उद्योग की परिकल्पना करते थे। पर और जो इंडस्ट्रियां डली है वो बेसिक रॉ मटेरियल बेस पे ही डली है। जैसे यहाँ पे राइस होता है तो राइस मिल डली है, पोहा मिल डली है और आज की तारीख में उसको डेवलपमेंट होने के लिए उसको साइंटिफिक और डेवलपमेंट से जोड़ना जरूरी है, अदरवाइज कोई कीमत नहीं मिलेगी। अगर मैं आयरन ओर यहाँ से भेज देता हूँ तो कोई उसका पैसा ज्यादा नहीं मिलने वाला है, परंतु उसी को मैं स्पेशल स्टील बनाता हूँ और स्ट्रिप में बनाता हूँ। अब तो बड़े रोलिंग भी नहीं होती, स्ट्रिप्स होती हैं और इंजीनियरिंग डिजाइन होती हैं, उन सब में स्विच ओवर होंगे तब जाकर के उसमें अच्छा रेवेन्यू मिलेगा और लोगों का स्किल डेवलपमेंट भी होगा और आगे बढ़ेगा। तो लोकल प्रोडक्शन होना चाहिए, जो लोकल प्रोडक्ट यहाँ से निकल रहे हैं उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो। हाँ, वो प्रोडक्ट वो फाइनल जो कस्टमर चाहता है वो चीज यहाँ से बनना चाहिए। मैंने चैनल बना के भेज दिया, पर अब ये अच्छी बात है कि यहाँ से स्ट्रक्चर जा रहा है तो हमारा यहाँ का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका वैल्यू एडेड होता है। वैल्यू एडिशन आज कल की रिक्वायरमेंट है और आज की भी रिक्वायरमेंट है और क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नार्म्स होते हैं क्योंकि माल जो बाहर देना है या भेजना है उसमें इतनी कंपटीशन है और टेक्नोलॉजी इतनी आगे है। अगर मैं नहीं बनाता हूं तो बाजू स्टेट का बनाता है या बाजू कंट्री वाला बनाता है तो वो प्रोडक्ट हमको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। जी राकेश जी, क्या इसीलिए छत्तीसगढ़ को अमीर धरती गरीब लोग कहा जाता है? धरती बहुत अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं इस परिवार में भी हूं जिस परिवार में एक जनप्रतिनिधि है जो वो केंद्र के नीतियों से संबंधित हैं, उनको जानकारी रहती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिसाब से एक बार एक योजना आई थी, मैं उसको साझा जरूर करना चाहूंगा कि लोकसभा के अंदर में एक प्रस्ताव आया था। चूंकि हमारे यहाँ पर हम लोग अमीर लोग हैं, दिल के भी अमीर हैं, हम कहीं से गरीब नहीं, हम तो मानते ही नहीं। छत्तीसगढ़ से इतना सुंदर पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व में कहीं इतना सुंदर जगह नहीं है। लेकिन जो धारणा बाहर में बनी हुई है कि यहाँ पे संसाधन बहुत है, खनिज संपदा बहुत है। जी बिल्कुल सही बात है, खनिज संपदा है और उसके सही उपयोग के लिए और जिस जगहों पर खनिज संपदा है बिल्कुल उन्हीं जगहों के आसपास में एक हम लोग अशांत क्षेत्र पाते हैं जहां कि जिसको कि हम लोग नक्सलाइट बेल्ट कहने लगे हैं। उसके लिए एक योजना बनी थी और ये योजना की शुरुआत हुई थी आपके महाराष्ट्र के गढ़चिलौरी के क्षेत्र से लेकर के और वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे बस्तर से होते हुए आपका नेपाल बॉर्डर तक जा रहा था। बहुत शानदार योजना बनाई गई थी। मेरा ये कहना है कि उससे कहीं न कहीं वो अशांति भी कम होती क्योंकि जिस क्षेत्र के अंदर हम लोग विकास कार्यों की तरफ जाते, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी होता, उसमें रेलवे से आवाजाही भी होती, तो इस योजना को बनाया गया था। लेकिन निसंदेह उस चीज को सुलझा करके और उस कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। उसके होने से हमारे छत्तीसगढ़ के
जिनको हम गरीब लोग कहते हैं, कहीं न कहीं उनका विकास जो है वो बहुत तेजी से होगा। तो आपका ये मानना है कि नक्सलिज्म का जो सलूशन है वो औद्योगिक विकास में छिपा हुआ है? देखिए, वो सामाजिक विषमता का भाव वहां तो प्रस्तुत है और निसंदेह राजनीतिक तौर पे लोगों ने उसको अपनी ढाल बनाया है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे आपने कहा कि ये भाव बना हुआ है कि हम गरीब लोग हैं, बाहर से लोग आए और आकर के देखें कि छत्तीसगढ़ हमारा गरीब नहीं है, वैचारिक से लेकर के सामाजिक समता के भाव से लेकर के और विकास के दृष्टि से बहुत आगे है। लेकिन ये देख कर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एयरपोर्ट उतरे कि नक्सली सामने मिल जाएंगे। इस तरह के लोग बाहर में ऐसी एक धारणा बना कर रखे हुए हैं, छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलिज्म। बस ये इस भाव को बदलने के लिए कहीं ना कहीं हमको प्रयास की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बात को प्रस्तुत करें कि हमारा क्षेत्र विकास, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो विकसित भी है। आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जैसा कि बताया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? रिसोर्स का दोहन होता है, उपयोग होता है या दुरुपयोग होता है? छत्तीसगढ़ फॉर्चुनेटली 14% ऑफ द कंट्री मिनरल प्रोड्यूस करता है और छत्तीसगढ़ के साथ में 6-7 स्टेट जुड़ी हुई है, तो लॉजिस्टिक का एक बहुत अच्छा हब है ये। और यहाँ से जितने मिनरल्स निकलते हैं, जो पहले हो गया, पहले हमने चाइना को बहुत आयरन ओर दिया और जापान को भी बहुत आयरन ओर दिया, परंतु आज इसको हमारे देश में उपयोग किया जा रहा है। तो दोहन शब्द का मैं कहूंगा कि इसका शोधन हो रहा है। हमारे यहाँ सीमेंट का भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। करीब 6% ऑफ द लाइमस्टोन डिपॉजिट सीमेंट क्वालिटी का हमारे पास है और हम बहुत अच्छा सीमेंट भी बना रहे हैं। हमारे पास कोल भी बहुत है। हम पावर में भी आज 13,000 मेगावाट प्रोडक्शन हमारी कैपेसिटी है और आगे अगर हमारी कुछ प्राइवेट यूनिटें बंद है, अगर वो गवर्नमेंट से एमओयू होगी तो शायद और भी प्रोडक्शन पावर का हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट को रोक ही नहीं सकता। इतनी सारी जो फैसिलिटी है उसका। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बड़ी यूनिट होती है वो सरकारी नीति को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है और क्या क्या यहाँ पे है रिसोर्सेज उसको पूरा अच्छा स्टडी कर लेती है। तो वो बड़ी यूनिटों का तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता, वो अपनी स्टडी के हिसाब से गवर्नमेंट के क्या लॉ हैं, क्योंकि बिजनेस के अपने और लॉ होते हैं। बिजनेस का एक सिस्टम होता है, अगर कोई स्टेट का सिस्टम उनको समझ में नहीं आया तो वो नहीं करेंगे। जैसे आज चाइना से निकलने वाली कंपनियां हिंदुस्तान में बहुत कम आई हैं, ताइवान वियतनाम में ज्यादा गई है, क्योंकि दे हैव बीन वेरी ओपन। क्योंकि एक चीज तो बहुत क्लियर है, देखिए इंडस्ट्री जब आती है तो इंडस्ट्री प्रॉफिट जो करती है उसका सिंगल डिजिट प्रॉफिट होता है, पर जो रेवेन्यू डेवलप होता है गवर्नमेंट के लिए वो हमेशा डबल डिजिट में होता है, चाहे यूनिट प्रॉफिट करे चाहे न करे। इसके साथ साथ लोकल डेवलपमेंट भी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी होता है। इसीलिए हर स्टेट चाहता है कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुले, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे व्यापार हो, और इसको हर गवर्नमेंट की पॉलिसी इसको सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ा सिग्नल इसका यह है कि आज इस वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ का जीएसटी, 30,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया है, जो मध्य प्रदेश से सिर्फ 600 करोड़ कम है। तो ये डेवलपमेंट का एक पिक्चर है। सीआईआई की क्या भूमिका है? सीआईआई गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी बेस पे बात करती है कि कौन सी पॉलिसी को मॉडिफाई करने से, अमेंड करने से क्या डेवलपमेंट और क्या रिजल्ट्स आता है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे भी गवर्नमेंट के साथ जब चर्चा हुई तो इंडस्ट्रियों को बंद नहीं किया गया और उस समय भी छत्तीसगढ़ ने बहुत ज्यादा रेवेन्यू किया। छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियां काफी चलती रही, तो इसमें सीआईआई का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और एजुकेशन में चर्चा करेंगे, चूंकि इंडस्ट्रीज से एजुकेशन का सीधे तौर पर एक नाता रहता है कि जो बच्चे निकलेंगे वो इस सेक्टर में अपनी सेवाएं देंगे। दूर में किस तरह की आप संभावना देख पा रहे हैं, क्योंकि आप इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं? निश्चित तौर से शिक्षा का पिछले 2 साल में जो कोरोना काल रहा है उसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि एक स्कूल बंद होने का मतलब है एक जेल खुलना।
और उसके पहले मैं चूंकि शिक्षक हूं तो यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कल, आज और कल पर जो परिचर्चा हो रही है और साथ में साधना न्यूज और साथ साथ में दैनिक पूरब टाइम्स, ये संयोग है। शिक्षक हर जगह शिक्षा ढूंढता है, ज्ञान ढूंढता है। सूर्य निकलता है पूरब से, वो पूरब टाइम्स समय के साथ यहाँ पे दिख रहा है और साधना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो साधना और पूरब टाइम्स मिलकर जो ये पहल किया है, ये अपने आप में अविस्मरणीय है और इस पहल का जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब रही बात शिक्षा की, तो मुझे ये कहते हुए कहीं भी, क्योंकि हम लोगों ने एक सर्वे किया, आज जो स्कूल है उसमें 60% शिक्षक ऐसे हैं जो या तो गुड़ाखू या तंबाकू या खैनी या बीड़ी इस तरह की चीजें खाते हैं। तो यहां पर हमने मुख्यमंत्री जी के सामने भी एक वो रखा है कि अगर आप कहें तो हमारी पूरी एक टीम जो 15-20 लोगों की टीम है, हम निःशुल्क शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि आप एक शिक्षक नहीं हैं, आप बल्कि जिस समय क्लासरूम में होते हैं उन 50 बच्चों के हीरो होते हैं और हीरो अगर कुछ भी गड़बड़ करेगा तो बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। एक दुर्ग को इस तरह से भी समझा जाता है कि ये एजुकेशन हब है, लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं। निश्चित तौर से दुर्ग, भिलाई, मैं साथ साथ में भिलाई को जोड़ दूंगा तो ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। दुर्ग जिला है और भिलाई, क्योंकि भिलाई में एक भिलाई स्टील प्लांट जो बना तो वहां इंजीनियर साहब हुआ करते थे, तो लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते थे। और एक सड़क है, आपने देखा होगा, भिलाई जो प्लांट से निकल करके हॉस्पिटल तक आती है, तो उस सेक्टर 9 हॉस्पिटल होता था तो लोग डॉक्टर साहब बनाना चाहते थे। तो दो ही चीज लोग देखते थे, इंजीनियर साहब या डॉक्टर साहब। अपने बच्चों को बनाना भी यही चाहते थे। बट बीच का जो पूरा रास्ता कॉमर्स का था, जहां मैंने कोशिश की आज से 25 वर्ष पहले की कॉमर्स की एक मसाल लेकर के उस यात्रा को आगे बढ़ाऊं, और आज दुर्ग भिलाई शिक्षा के रूप में कहीं भी कोटा से कम नहीं है, मैं तो कोटा से बेहतर मानता हूं अगर संख्या वाइज आप जाते हैं तो। और लिहाजा इसीलिए साधना न्यूज ने आपको हमेशा सम्मानित किया है। रायपुर में जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें आपको सम्मान मिलता रहा। राकेश पांडे जी, मैं तो ये समझना चाहूंगा कि हम डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब की बात कर रहे थे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की जब बात होती है तो इस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए कि इंजीनियर जो साहब थे वो साहब विलुप्त हो गया। डॉक्टर साहब तो आज भी है और डॉक्टर के लिए आज भी लोग अब अभी भी एक इज्जत के साथ देखते हैं उनको। देखिए, रोजगार के साथ में व्यवसाय का, शिक्षा का समन्वय है जी। और जब शिक्षित होना चाहते हैं तो हम अपना माइंड सेट ऐसा रखे ही है कि हमको शिक्षित होना है और उसके बाद में एक अच्छी सी नौकरी हो जाए। और जब तकनीकी शिक्षा मिलती है, यदि इंजीनियर बनते हैं तो निसंदेह उसके साथ में तो फिर वो चूंकि तकनीकी शिक्षा है तो उसका उपयोग होना चाहिए। इस बीच में शिक्षा में जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। अब ज्यादा हम कहेंगे कि वो कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन उसके हिसाब से रोजगार नहीं मिले, रोजगार के अवसर नहीं रखना था, क्वालिटी मेंटेन करना था। आप देखिए कि एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो उसके लिए MBA पास आउट, इंजीनियर पास आउट अप्लाई करते हैं। निसंदेह देखिए, ये तो बेरोजगारी की समस्या है और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो शिक्षा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि हम उसको नौकरी के साथ में, उसको व्यवसाय के साथ में भी यदि डाइवर्ट करते हैं, ये तो बहुत स्ट्रगल वाली बात होती है कि हम शिक्षित होने के बाद में सेटल होना चाहते हैं और सेटल होते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है नौकरी मिल जाए। तो मेरा सिर्फ मैं तो ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग सरकारी नौकरी, मतलब ये नहीं, प्राइवेट या कॉर्पोरेट। आज तो देखिए, प्राइवेट नौकरी में भी जो इंजीनियर साहब वाली बात राय जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बात है कि हम लोग उस नौकरी में भी जो हमारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स की बात अभी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हमारे इंजीनियर हैं उनको भी बहुत कम तनख्वाह मिल रही है, बहुत कम। और मैं समझता हूं कि सम्मानजनक भी नहीं है। आवश्यकता तो पूरी होती नहीं है कि सम्मानजनक भी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि शिक्षा जो है उसका तरीका, उसके बहुत से ब्रांचेस आजकल हो गए हैं। राय जी स्वयं उसके काफी एक्सपर्ट है। तो मेरा ये कहना है कि निसंदेह जहां रोजगार है वहां पर ही उसी शिक्षा को मुड़ना चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल। आपसे एक सवाल है कि जो शिक्षा हो रही है और वो उद्योग है, ये दोनों के बीच में सामंजस्य बैठता है कि शिक्षा अलग तरह की हो रही है और वहां पर प्रैक्टिकली अलग तरह की शिक्षा की जरूरत होती है।
देखिए, ये तो ऐसी बात हो गई है कि सास बहू की बात हो गई है। इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग मिलती है पर वो सास को पसंद नहीं आती है। पर अगर ये इंटरेक्शन होवे ड्यूरिंग एजुकेशन, अगर वो इंडस्ट्री में विजिट करें और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन इंटरेक्शन जो बनाया है गवर्नमेंट ने सेल, उसका ईमानदारी से पालन करें, तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छा तुरंत जॉब कर लेंगे, क्योंकि बच्चे ट्रेनिंग में अच्छा करेंगे। और हम, मुझे लगता है कि संतोष जी एक फाइनल, मुझे लगता है कि एक समअप आप करें। शिक्षा के लिए सबसे पहले तो मैं, जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं और आपके माध्यम से चर्चा आगे भी करेंगे। टी.एस. सिंधु जी हमारे साथ मौजूद है, इसलिए इस परिचर्चा को एक खत्म करेंगे, अगले सेशन में फिर आपसे जुड़ेंगे। जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा, जहां जो यहाँ पेरेंट्स उपस्थित हैं, कि अपने बच्चों को एक मालिक के रूप में ट्रीट करें, अपने बच्चों को मालिक ना बने, बच्चों का मालिक बनने की कोशिश बहुत अच्छी बात करेंगे। है। तो मुझे लगता है कि संतोष जी भी रुकेंगे और मुझे लगता है कि अगले सेशन उनको जोड़ेंगे संतोष जी का, ऐसे नहीं छोड़ेंगे उनको। तो बहुत सारी बातें उनसे अभी जानना है, समझना है। तो इस सेशन में जो लोग हमारे साथ में मौजूद है उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के विकास के आयामों पर सूजन और शोधन पे चर्चा हुई, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं चाहूंगी आर.के. गांधी जी प्रतीक चिन्ह राकेश पांडे जी को भेंट करें एवं इसी क्रम में मधु चितलांगिया जी हमारे बीच उपस्थित उमेश चितलांगिया जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष राय जी अगले पड़ाव में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मगर हम आपको बता दें, साधना न्यूज एवं दैनिक पूरब टाइम्स के द्वारा कल, आज और कल पर परिचर्चा में विभिन्न विषयों पर यहां पर परिचर्चा हुई। हमारे बीच माननीय टी.एस. सिंहदेव जी पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित हो चुके हैं। अगली परिचर्चा के लिए हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी सब आमंत्रित है, मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आर.के. गांधी जी, मैनेजिंग एडिटर साधना न्यूज छत्तीसगढ़। साथ ही पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे मधु चितलांगिया जी, संपादक पूरब टाइम्स भिलाई छत्तीसगढ़। ललित साहू जी, दुर्ग संभाग ब्यूरो चीफ साधना न्यूज, पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे। चलिए कल, आज और कल की परिपर चर्चा को हम आरंभ करते हैं और चले चलते हैं आकाशा तिवारी जी, आर.के. गांधी एवं मधु चितलांगिया जी के साथ। तो चर्चा की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान ये सिंहदेव जी हमारे साथ में मौजूद है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। और इस परिचर्चा के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ये बाबा जी कि आपने इतना समय निकाला। और परिचर्चा में जिस तरह से हम लगातार ये बातचीत करें कल, आज और कल को लेकर कि इतिहास के पन्नों में हम किस तरह से देखें, मौजूदा समय क्या है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। और चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार भी गर्भो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है, तो पहले हम गर्भो नवा छत्तीसगढ़ को समझते हैं कि गर्भो नवा छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें हो रही है।
पहले तो धन्यवाद साधना परिवार को मुझे अपने बीच में और सभी श्रोताओं के बीच में आने का आपने अवसर दिया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ अपने आप में ही एक नया प्रांत है। 1 नवंबर 2020 को अस्तित्व में आया और राजनीति के परिवेश में पहले कांग्रेस की सरकार बनी 3 साल तक, उसके बाद 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और फिर कांग्रेस को मौका मिला काम करने का। तो अपने दृष्टिकोण से नए छत्तीसगढ़ के गठन को कांग्रेस के दृष्टिकोण से, अपने विचारों के दृष्टिकोण से, अपने घोषणा पत्र के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को गढ़ने की बात, जिसमें छत्तीसगढ़ की परंपराएं, आपने देखा कि सरकार ने अपने आप में लगता है कि छोटा कदम होगा, लेकिन त्योहारों को देखिए कि कितनी तरजीह दी। यहाँ की जो चलन है, यहाँ के रिवाज हैं, यहाँ के त्योहार हैं, उनमें छुट्टियां देना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको सामने लाना, तो कोई रीजनलिज्म की बात नहीं कि छत्तीसगढ़ में किसी के लिए स्थान नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को भी एक स्वाभिमान का आभास हो कि हम छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ है छत्तीसगढ़? हम लोगों ने ये महसूस किया कि आप पूछिए छत्तीसगढ़ के बारे में तो छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों के बारे में बाहर लोग पूछते हैं कि कौन है, कैसा है छत्तीसगढ़, जंगलों का छत्तीसगढ़, नक्सलियों का छत्तीसगढ़। तो एक नई पहचान इसको दिलाना, लोगों के सोच में, यहाँ बड़ी इकाइयां बनी, बड़े बड़े बांध पूर्व में बने, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं हुआ, बड़े बड़े उद्योग आए, उनकी स्थापना हुई, फिर भी छत्तीसगढ़ की पहचान अमीर धरती के गरीब लोग। हमने शुरू किया छत्तीसगढ़ तो एक जो वाक्य हमने सुना, उसको हमने सुना कि अमीर धरती तो है हमारी, लेकिन लोग यहाँ गरीब हैं। आकलन आप देखिए, रिजर्व बैंक ने आकलन किया कि देश में सर्वाधिक गरीबी रेखा के नीचे लोग कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ में। हमारा कंपटीशन झारखंड के साथ था, 39.4, 39.3, 39.1, एक बार में छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे था, दूसरे बार में छत्तीसगढ़ नंबर 1 में था गरीबी के परिवेश में। तो धान का कटोरा, प्रचुर प्राकृतिक संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़, और फिर भी गरीबी रेखा में देश में अव्वल प्रतिशत वाला छत्तीसगढ़। तो इसकी पहचान, नई पहचान, इसके नागरिकों के अस्तित्व की पहचान, और उसके साथ छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना, बच्चों को पढ़ाई के मौके मिले, पढ़ाई के मौके बाद रोजगार मिले, उद्योग भी आए, उद्यमी भी आए, व्यवसाय भी बढ़े और महिलाओं की भागीदारी बढ़े। सारी बातों का अगर समावेश करना है तो यही छोटे में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में जो अहम पड़ाव रहा वो ये रहा कि जब 2018 का जो चुनाव था, उस चुनाव के पहले जो आप लोगों के बीच जा रहे थे, घोषणा पत्र को लेकर जो काम किया जा रहा था, क्योंकि इसके पहले सेशन में बात निकले सामने आ रही थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कह रहे थे कि हम लोगों के बीच में गए, उनसे समझा कि उनको क्या जरूरत है, क्या करने की आवश्यकता है, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रयास यही था जी। राहुल गांधी जी ने हम लोगों को एक लक्ष्य दिया था। हम घोषणा पत्र की बात सुनते हैं, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था गुजरात के चुनाव में, और उसके बाद जन घोषणा पत्र। उसका अर्थ हम लोगों ने ये निकाला कि जन घोषणा पत्र मतलब लोगों से जाके भी पूछो, उनके लिए होना चाहिए, उनका होना चाहिए, उनके द्वारा होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी के परिभाषाओं को हमने बहुत सालों से सुना है। तो घोषणा पत्र को यहीं आपके साथ बैठ के बनाया जा सकता है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यहाँ जितने लोग हैं उनके पास इतना अनुभव है कि हर फील्ड में वो सुझाव दे सकते हैं। हम यहीं बैठ के भी घोषणा पत्र एक्चुअली वास्तविक हमने देखा कि आप पुलियों के बीच में गए, रेलवे स्टेशन पे आपने चौपाल लगाई, बातचीत की आपने, संवाद निरंतर चलता रहा। सहभागिता एक पहलू था, और दूसरा, मैं अगर रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंचता तो शायद दुर्ग रेलवे स्टेशन की बात थी कि डीजल वाले ऑटो वाले और पेट्रोल वाले ऑटो वालों में संघर्ष था। कौन कहाँ खड़ा होगा, किसको कहाँ पार्किंग मिलेगी, उसमें संघर्ष था। रायगढ़ के रेलवे स्टेशन में गए तो किस तरफ बैठेंगे, उनकी ऑटो रेलवे स्टेशन के उस पार रहेंगे कि रेलवे स्टेशन के इस पार रहेंगे। तो ये 45 साल के राजनीतिक अनुभव में मेरी सोच भी नहीं था। तो अगर उस स्तर पे जाके लोगों के बीच में जाके उनकी बातों को ना सुने और समझें, तो मुझे नहीं लगता कि घोषणा पत्र में वैसा जगह
वैसी तरजीह या वैसा स्थान दिया जा सकता है। कूली हैं, हम लोग स्टेशन जाते हैं, वो सामान उठा के पहुंचा देते हैं, कर देते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं क्या आ रही? कई लोगों को पता होगा, मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की, कि उनको सामान नहीं मिल रहा है पहुंचाने का। गाड़ियां कई बार एक प्लेटफॉर्म में रुकवाई जा रही थी ताकि उनको 2 नंबर से 1 नंबर में लाना पड़े। 1 नंबर में गाड़ी उतरेगी तो लोग आजकल ट्रॉली बैग्स हैं वो लेके चल देते हैं। कूली को क्यों पैसा दें? 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। तो ठेका सिस्टम लागू हो रहा है, सामान उन लोग दूसरे लोग ढोएंगे तो कूली क्या करेगा? कई ऐसी बात, उनके रहने की जगह, उनके बैठने की जगह, जो मेरी सोच में कम से कम, मेरी जानकारी में भी नहीं थी। तो ये अवसर मिलता है कि जब लोगों के बीच में आप जाओ तो बहुत सारी बातें जो धरातल की रहती हैं, ग्राउंड की रहती हैं, उससे वाकिफ होने का मौका मिलता है। वो जो वाकिफ होने का मौका मिला, आप उसमें कितना सफल हो पाए? उनकी बातों को, उनकी मांगों को? मुझे लगता है कि घोषणा पत्र में अधिकारी थे, कर्मचारी थे, युवाओं की बातें थी, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात उनके बीच में गया तो उन्होंने कहा कि हमको परहेज नहीं है गांव में जाने का, लेकिन गांव में हमको आप भेजोगे, वहां उपकरण नहीं है जिससे हम जांच करें, तो हम गांव में जाके करेंगे क्या? आप लोग कहते हो कि बड़े शहरों में पढ़ के ये बच्चे प्राइवेट में जाना चाहते हैं, पर आप पहले ये तो देखो कि हमको आप जब गांव में भेजेंगे तो वहां उपकरण है क्या कि जो स्किल हमने 5 साल पढ़ाई के बाद लिया है उसको हम उपयोग में भी ला सके? तो ऐसी बहुत सारी बातें थी और मुझे लगता है कि घोषणा पत्र जिसको हम लोगों ने पहल करके, साथियों ने पहल करके लोगों से मिलकर बनाया, फिर प्रदेश कांग्रेस में उसका विश्लेषण हुआ, फिर एआईसीसी में गया, राहुल जी तक गया, वहां से अनुमोदित होके आया कि आप इसको घोषित करें। तो लोगों को लगा कि हाँ वाकई में हमारी बात भी कहीं इसमें समाविष्ट है। जिनसे इंटरेक्शन हुआ, अगर आपने मितानिन बहनों के लिए कहा कि हम 5,000 रुपए आपको देंगे, आज उसके लिए स्ट्राइक चल रही है, लेकिन उनके मन की जो बात थी उसको स्थान वहां पर इंटरेक्शन के बाद मिला। आप आवेदन के माध्यम से भी ले सकते थे, यहां बैठ के हम लोग बुलाते, उनके यूनियन है वो दे देते, लेकिन हर जगह जाके सफाई कर्मचारी हैं उनकी क्या स्थिति है, नियमितीकरण की बात है उसकी क्या स्थिति है, सिंचाई के बारे में लोग क्या चाहते हैं, खेती के बारे में लोग क्या सोचते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कई जगह लोगों ने कहा कि नहीं दाम नहीं, हमको पानी दीजिए। आज प्राथमिकता दाम देने में है, कम से कम 2500 रुपया का हम आपको कीमत धान का उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मुझे फील्ड में लोगों ने क्या कहा कि नहीं दाम ठीक है, पहली प्रायोरिटी किसान है, हम मेहनत कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, हमको पानी उपलब्ध कराइए खेत में, फिर दाम भी आप कराते हो तो ठीक है, और भी सहयोग आप करवाओगे तो ठीक है। तो ऐसी बातें हैं जो सामान्य से तमाम बातें आई, तमाम सेक्टर की बात हुई। क्या राजनीति से जुड़ा हुआ भी कुछ सवाल आया जनता के बीच से? राजनीतिक प्रतिबद्धता की मैं बात करना चाहूंगा। राजनीति पार्टीगत या व्यक्तिगत? दोनों तरीके से। पार्टी का 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में थी, कई काम हैं जो उनने भी अच्छे किए थे। कोई भी सरकार में रहता है तो पब्लिक के टैक्स का पैसा सरकार के पास आता है और उसका उपयोग वो करते हैं, उनको ये अवसर मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट सा दिखा था उस समय। एक माहौल जो था वो भारतीय जनता पार्टी के वो साथी जो हम लोग से भी कभी कभी संपर्क में आते थे, वो कहते थे कि हमारी नहीं सुनी जा रही, कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही। तो घोषणा पत्र में आप अगर देखेंगे तो एक इस बात का भी उल्लेख है कि अवसरवाद को हम समाप्त करेंगे, अधिकारी क्या बोलते हैं उसको, अफसरशाही को हम समाप्त करेंगे। तो एक ये भावना वहां थी राजनीतिक तौर पे, अगर देखिए कि कार्यकर्ताओं को और तरजीह मिलनी चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। राहुल जी आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि नहीं, मैं चाहता हूं कि जहां जहां कांग्रेस ने परफॉर्मेंस दिया है उस पोलिंग बूथ के जो साथी काम करते थे आप सुनिश्चित करो कि कम से कम इतना काम उनको मिलना चाहिए। हम कितना कर पा रहे हैं एक और बात है, लेकिन जो बात आई थी, आपने घोषणा पत्र के समय की बात कही, तो इस प्रकार की बातें खुल के सामने आई थी। और व्यक्तिगत बात रहती है तो जो राजनीति में अपने दल में थोड़े अगुवाई का स्थान पा लेते हैं, उनके बीच में ये बात रहती है कि मौका लगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो इनमें से बनेंगे। तो काफी चर्चा रही, चर्चा थी, लेकिन चर्चा पर विराम नहीं लग पा रही है। वो होता है क्योंकि
देखिए, चुनाव के बाद अच्छे नतीजे आए, उसके बाद 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था। चरणदास महंत जी, अमृतदास साहू जी थे, भूपेश बघेल जी थे और मेरे को भी बुलाया गया था। तो ये अपने आप चर्चा में आ जाता है कि ये चारों में से शायद चुने, हो सकता है 5वां भी चुनते, लेकिन मुख्यमंत्री में ये 4 हो सकते हैं कि जिनके बीच में चुना जाएगा। और फिर दौर चला, दिल्ली में 2-3 दिन के अंदर ही तय हो गया था, कंसल्टेशन हुई, चर्चाएं हुई और अंततः भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की जिम्मेदारी मिली। और उसी समय से कहीं टीवी चैनल में 2.5 वाली बात आ गई, तो पीछा नहीं छोड़ रही है, अभी भी 2.5 साल तो बीत गए। तो ये संभावनाएं रहती हैं, ये बातें हाईकमांड के 3.5 साल हो गए और विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा मिल गया है। विपक्ष रह रहे तो इस मुद्दे को उठाती। मुद्दा नहीं है, ये एक पार्टी के अंदर की अरेंजमेंट है कि पार्टी किसको जिम्मेदारी देना चाहती है। विपक्ष को तो हमने गुजरात में देखा, पूरा मंत्रिमंडल ही उन्होंने बदल दिया, मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल बदल गया। भाजपा ने उत्तराखंड में हमने देखा कि 5 महीने में 3 मुख्यमंत्री जिम्मेदारी दी, अंततः चुनाव में उनको लाभ मिला। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इस बार उनकी स्थिति बहुत अच्छी, शायद पंजाब में भी वही फॉर्मूला अपनाया गया, पंजाब में भी चेंज हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर लास्ट मिनट में चेंज हुआ चीफ मिनिस्टर का। तो इसलिए ये बातें चर्चा में एक संभावना के रूप में बनी रहती हैं कि कभी कभी हम कहते हैं कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर संभावना है तो उस पर चर्चा चलती रहती है। जी, लेकिन क्योंकि विपक्ष इस पर काफी बातचीत करती रहती है, विपक्ष गाहे बगाहे इस पे जानना चाहती कि स्थिति क्या है। विपक्ष को तो इसमें सोचना ही नहीं चाहिए, समय जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका काम उनको लगता है कि माइलेज में मिल जाएगा। ये हम लोग के घर की बात है जी। और सरकार के काम में देखें, मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि कहीं अड़चन दिख रही है। मेरा नाम भी आता है एक संभावित मुख्यमंत्री के रूप में, आपने पहले ही कहा, मैंने उसको छुपाया नहीं। तो कौन से काम में अड़चन दिख रही है? कोरोना काल आया, कोई दिक्कत आई क्या? स्वास्थ्य विभाग में फंड्स की दिक्कत आई क्या? पंचायत विभाग में फंड्स की दिक्कत आई क्या? पंचायत विभाग में देश में पीएमजीएसवाई में टॉप परफॉर्मर छत्तीसगढ़ है, 2 साल लगातार पहला स्थान छत्तीसगढ़ को मिला और अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अवार्ड्स मिल रहे हैं। काम में कोई अड़चन आ रही हो, जीएसटी के कलेक्शंस में छत्तीसगढ़ पीछे नहीं है, जो अपने संदर्भ में मैं विभाग की बात कह रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। बाकी चर्चा रहती है, राजनीति है, थोड़ा मिर्च मसाला बने रहना चाहिए, चटपटा बात बने रहना चाहिए, तभी तो ठीक रहता है। लेकिन आजकल ये राजनीति अवसरवाद आपको लगता है काफी बढ़ गया है, अवसरवाद हर जगह। अवसरवाद नहीं है, मैं समझता हूं कि संभावनाएं हैं। कोई एक स्थिर तालाब हो जो कि पानी उसका बह ना रहा हो, वो एक परिकल्पना मानिए कि स्थिर है, ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और दूसरा बहती हुई नदी है, पानी चलता रहता है, पानी नया पुराना होता रहता है। तो ये दोनों के बीच में गंभीर निर्णय होते हैं कि मुख्यमंत्री राज का कौन हो, कोई हल्की बात नहीं होती। तो हाईकमांड भी, जो सीनियर लीडर्स हैं, बहुत सोच के इस बात में फिर निर्णय करते हैं। तो निर्णय अलग अलग होते हैं बाबा। कल, आज और कल, इस पे ये परिचर्चा है। शुरुआत आपके राजनीतिक जीवन से भी मैं करना चाहूंगी, क्योंकि वो कल कैसा रहा, और एक जो महत्वपूर्ण कड़ी है आपके जीवन से जुड़ी हुई कि एक पत्र आपको लिखा गया था कि राजनीति में प्रवेश ना करें। ये किसका पत्र था जानना भी चाहेंगे, हमारे दर्शक भी हैं। और इसके अलावा जब वो पत्र मिला और उसके बाद जो राजनीतिक सफर आपका शुरू हुआ, वो कैसा देखते हैं आप? ये आपने सही जानकारी रख के सही सवाल पूछ दिया। मैं राजनीति में आने में भरपूर परहेज करता था, आज भी लगता है कि पता नहीं मैं फिट हूं कि नहीं, जिसे राजनीति कहा जाता है। काम करना मुझे अच्छा लगता है, मौका मिले काम करने का तो मुझे अच्छा लगता है। अंबिकापुर नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे, मैं उसमें भागीदार नहीं था। जैसे मैंने बताया, मुझे राजनीति से बेहद परहेज था, मैं दूर रहना चाहता था राजनीति से, घर का काम देखता था। उस दरमियान म्युनिसिपल के चुनाव में एक ऐसी परिस्थिति आई कि मेरे चाचा काका, वो मदर की तरफ से, परिवार की तरफ से सरगुजा में काम देखते थे, राजनीतिक काम देखते थे। उनने एक व्यक्ति का नाम प्रपोज किया
नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए। वहां किन्हीं निजी कारणों से मुझे थोड़ी सी आपत्ति थी, तो मैंने कहा काका साहब ये नहीं, किसी और को कर दीजिए। जी तो मेरी राजनीति से परहेज को जानते हुए, समझते हुए उन्होंने कहा नहीं, या तो आप बनो नहीं तो इन्हीं को बनाएंगे। और उस व्यक्ति के संदर्भ में मेरे मन में इतनी पीड़ा थी, किसी कारण से घटनाक्रम, वो प्राइवेट है तो मैं नहीं, सबके सामने नहीं कह रहा हूं, कि मैं फंस गया। मैंने कहा नहीं ये नहीं, तो कहे कि आपको बनना पड़ेगा। मैं कहा नहीं काका साहब ये नहीं, किसी और को कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं यही रहेंगे, नहीं तो आपको बनना पड़ेगा। तो मैं राजनीति के भंवर में फंस गया। अभी भी उसी मोड़ में है आप कि निकल पाए? कई बार लगता है कि अगर कोई सरल रास्ता मिले तो चुपके से निकल जाओ। ये कई चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। राजनीति के कई पहलू हैं, और उस समय डैडी ने चिट्ठी लिखा, और शायद मेरे लिए जीवन का दुर्भाग्य मानो, कभी उन्होंने, मदर फादर ने मेरे को कभी नहीं कहा कि ये करो, ये पढ़ाई करो, आर्ट्स लो कि साइंस लो, कि बोर्डिंग स्कूल में जाओ कि घर में पढ़ो, ये बिजनेस करो कि वो सर्विस करो। दो चीज मेरे को डैडी ने बोली करने को, और दुर्भाग्य से मैं दोनों नहीं कर पाया। एक उन्होंने कहा कि लॉ तुम कर लो। उनको लगता होगा कि ये थोड़ा आदर्शवादी है, राजनीति की दुनिया में टिकेगा नहीं, इसको कोई जगह मिलेगी नहीं, बिजनेस भी पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा लॉ करो, शायद वकालत कर लोगे, जज वज बन सकते हो। वो कैरियर उन्होंने मेरे को सुझाव दिया था। मैंने ज्वाइन भी किया लॉ का क्लास, कॉलेज अंबिकापुर में ज्वाइन किया। इन मिलना जुलना लोगों से इतना रहता था, मैं पढ़ नहीं पाता था जितना मेरे को किताब पढ़नी चाहिए। उस समय के हिसाब से डिग्री मिल जाती, जो सेटअप और सेटिंग उस समय की थी, पक्का है डिग्री मिल जाती, लेकिन मैंने फिर लॉ कंटिन्यू नहीं किया। तो दूसरी बात डैडी ने कही थी ये चुनाव के समय कि तुम राजनीति में मत आना, लिख के उनने पत्र भेजा था, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। पर मैं वो भी बात उनकी नहीं मान पाया, और नहीं मानने के कारण आज आप लोगों के साथ, सबके साथ बैठा हूं। डेस्टिनेशन यही लाना था, डेस्टिनेशन ने यही तय कर रखा था। मैं उतना भाग को भी जिसको कहते हैं उतना नहीं मानता जी, क्योंकि करना आदमी को रहता है। तो मैं ये कह दूं कि सिर्फ भाग की वजह से हो गया, अंततः निर्णय तो मैंने लिया, तो भाग को दोष क्यों देना। हाँ तो मैंने ही किया कि नहीं मैं लड़ूंगा, डैडी भी कह रहे हैं मत आओ राजनीति में, फिर भी मेरे मन की जो पीड़ा थी, टीस थी, मैं उसको पार नहीं कर पाया। तो वो निर्णय अपना रहता है, कोई हो ऐसा भाग्य का चक्र जो सबके जीवन को वैसा प्रभावित करता है, तो मैं नहीं कह सकता। तो मुझे लगता है कि अंततः निर्णय मेरा ही था, और जो मैंने निर्णय लिया उसमें फिर अच्छे से काम करो, फिर रोना धोना नहीं कि मेरा मन नहीं है, ये नहीं है, फिर आगे हो तो अच्छे से काम करो। हमने बीते कल की बात की, मौजूदा समय की बात की, आने वाले समय में आप अपने आप कहाँ फिट पाते हैं?